हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स। और ये इसका फिफ्थ पार्ट है। फोर पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फिफ्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स जो कि एक्सरसाइज 10.5 से पहले है। तो वो थ्योरम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि थ्योरम 10.8 से लेकर थ्योरम 10.2 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा आर्क को और कोड को समझना पड़ेगा। देखो, मैंने ये एक सर्कल बनाया, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, और इसमें अगर एक कोड बनाता हूं मैं, इसमें अगर एक कोड बनाता हूं ए बी, और इक्वल कोड बनाता हूं मैं पी क्यू। ये दोनों कोड्स कैसी कोड है? इक्वल कोड है। तो देखो, अगर दो कोड्स इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो आर्क ए बी है और ये जो आर्क पी क्यू है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट यानी कि इनकी लेंथ इक्वल होगी। ए बी आर्क इज इक्वल टू, ए बी आर्क इक्वल होगी पी क्यू आर्क के, या कॉन्ग्रुएंट भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसी तरीके से हम, जैसे हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था, जो पहले हमने थ्योरम्स पढ़ी है कि किसी भी एक सर्कल में इक्वल कोड इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पे। हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर दो कोड्स हैं और उनकी लेंथ इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। तो वही, अब देखो, हमें पता है दो कोड इक्वल है तो इनकी आर्क, ये भी कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर कोड वर्ड का यूज ना करूं और मैं सिर्फ ये लिखूं कि दो इक्वल आर्क या दो कॉन्ग्रुएंट आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दो कॉन्ग्रुएंट आर्क यानी कि आर्क ए बी और आर्क लेट पी क्यू, मैंने इन्हें इक्वल आर्क ले लिया या कॉन्ग्रुएंट आर्क ले लिया, तो ये भी सेंटर पर इक्वल ही एंगल बनाएंगे। सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे क्योंकि अब जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड है वो आपस में इक्वल होगी। तो इससे हम क्या समझे कि अगर कोड इक्वल है, दो कोड इक्वल है, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होती है एक सर्कल के अंदर। ओके। अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड की लेंथ भी इक्वल होगी। कोड की लेंथ भी इक्वल होगी। अच्छा, अब ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ ए सर्कल। भाई, आर्क वही है जो एंगल सबटेंडेड बाय कोड था, बिल्कुल उसी तरीके से। लेट ये ए बी मान लिया मैंने, ए बी। अब ये ए बी आर्क है, ये ए बी आर्क सर्कल पर कोई एंगल बना सकती है, या ए बी आर्क सेंटर पर कोई एंगल बना सकती है। तो वो एंगल्स कहलाएंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क है एट द सेंटर और ऑन द सर्कल, इस तरीके से। तो इसी से पहली थ्योरम हम लेकर चलने वाले हैं। पहली थ्योरम, वो थ्योरम क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल बनाती है आर्क, ठीक है, एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले, और एक आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है। ये सेंटर पर एंगल बन गया, ये वाला। ओके। इज डबल, जो सेंटर पर एंगल है वो डबल है द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो बचे हुए पार्ट पर एंगल बनेगा, जो बचे हुए पार्ट पर, जैसे यही आर्क ए बी आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के पार्ट पर एंगल बना रही है, इसका डबल है। यानी कि अगर ये एंगल 50 है तो सेंटर पर एंगल हो जाएगा 100, इसका डबल। अगर ये एंगल 30 है तो सेंटर पर एंगल हो जाएगा 60। या ये कहें कि अगर सेंटर पर एंगल 90 है तो ये सर्कल पे एंगल कितना बनेगा? इसका हाफ 45। तो ये कहने का मतलब है, और यही हमें प्रूव करना है, यही इस बार हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं अच्छे तरीके से कि कैसे हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं गिवन, कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, लेट्स दिस पॉइंट इज सी, दैट एंगल ए सी बी इज द एंगल
एंगल सबटेंडेड बाय एंगल, ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर एंगल है, एंड एंगल ए ओ बी इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। ये कंप्लीट कर लेना इसको, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, ये सेंटर पर एंगल बना हुआ एंगल है। ओके, अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो सेंटर पर एंगल है ना, एंगल ए ओ बी, वो एंगल डबल है एंगल ए सी बी का। सेंटर पर जो एंगल है वो डबल है इस वाले एंगल का, बाकी पार्ट पर बने हुए एंगल का। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि जॉइन सी ओ एंड प्रोड्यूस सी ओ, इसको ज्वाइन करो और प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, कर दिया, इतना काम हो गया। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इन ट्रायंगल ए सी ओ, ए सी ओ, इस ट्रायंगल में देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि भाई ए ओ और सी ओ एक दूसरे के इक्वल है, ये और ये। क्यों? क्योंकि रेडियाई है ये सेम सर्कल की, एक ही सर्कल की रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर इस एंगल को मैंने x मान लिया तो ये एंगल भी x हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं, सो ए ओ का अपोजिट एंगल एंगल ए सी ओ वो इक्वल होगा सी ओ का अपोजिट एंगल, सी ओ का अपोजिट एंगल एंगल सी ए ओ, और दोनों को मैंने x के इक्वल मान लिया, दोनों को x के इक्वल मान लिया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल, पहले ACO बोला था, अब BCO पे आ जाते हैं, BCO। अच्छा, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो BO और CO एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, रेडियाई है सेम सर्कल की। अगर ये रेडियस एक दूसरे के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर ये वाला एंगल y है तो अब इस एंगल को भी y होना पड़ेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, और ये दोनों किसके इक्वल है, एंगल y के इक्वल मैंने मान लिया, एंगल y के इक्वल। ओके, ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। ये जो एंगल है, ये बाहर वाला जो ये वाला जो एंगल है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी ट्रायंगल में, अगर मैं आपको एक्सटीरियर एंगल की बात समझाना चाहूं कि कोई भी एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके की, और हमें ये बाहर वाला एंगल चाहिए, तो भाई इन दोनों का सम करना पड़ेगा, तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा, इन दोनों का सम ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर एंगल, लेट से इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया, डी, डी नाम दिया, तो एंगल ए ओ डी अगर मुझे निकालना है, अगर एंगल ए ओ डी मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। देखो इन दोनों का सम होगा, ये भी x है ये भी x है, तो ये क्या होगा, x प्लस एक्स दैट इज 2x, ब्रैकेट में लिख दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इस वाले एक्सटीरियर एंगल की, तो भाई ये कौन सा एंगल है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, y और y इनको ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल 2y बनेगा, जैसे ये 2x बना था, सिमिलरली एंगल BOD 2y हो जाएगा, एंगल BOD ये हो जाएगा 2y के इक्वल, ये 2y के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हमें इस तरीके से करना था। सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही इसमें भी रहेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, देखो एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी बन गया एंगल एओबी, ये बन गया एंगल ए ओ बी, और इधर 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। ओके, तो ये बन गया। ओके, x प्लस वाई क्या है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई भाई एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी, ये x है ये y है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए सी बी कह सकते हैं हम x प्लस वाई को। तो इसकी जगह मैं एंगल ए सी बी लिख देता हूं, तो एंगल ए ओ बी हो गया डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। इससे हमें क्या क्या चीजें पता चली, देखो कंक्लूजन में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। किस कंक्लूजन पर हम पहुंचे कि किसी भी कोड से या आर्क से, देखो इसमें आर्क बोला हुआ है लेकिन वो कोड के लिए भी उतना ही ट्रू है, कोड के लिए भी उतना ही ट्रू है, क्योंकि कोड ले लो या आर्क ले लो, मेन तो हमें इन दो पॉइंट से मतलब था, ए बी। अब ए बी सेंटर पर एक एंगल बना रही है, वो एंगल डबल होगा जो बाकी पार्ट पर बना हुआ है उसके कंपैरिजन में, वो एंगल होगा डबल। यानी कि अगर ये एक छोटा सा एग्जांपल, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, या ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो सेंटर का हाफ होगा या सेंटर वाला सर्कल का हाफ होगा, ऐसे आपको समझना है। अच्छा, इसी से एक चीज और हमें पता चलेगी, क्या हमें पता चलेगी, मान लो मैंने डायमीटर बना दिया, डायमीटर, तो डायमीटर है तो सेमी सर्कल भी एक कोड, ये सेमी सर्कल ए बी ये भी तो एक कोड है, और कोड ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, सेंटर पर ये 180 एंगल बना रही है। तो इधर एंगल अब कितना बनेगा, देखो सेंटर पर एंगल 180 है तो इधर एंगल कितना बनेगा, इसका हाफ, इसका हाफ यानी कि 90 डिग्री। तो इससे हमें पता चलता है कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको आप याद रखेंगे हमेशा। चलिए एक एक चीज और देखते हैं। अब ये 180 बन गया इधर, ये इधर बन रहा है 180 डिग्री, तो इधर की साइड अगर मैं कोई एंगल बनाता हूं, क्योंकि ये भी तो सेमी सर्कल है, तो ये 180 है तो इसका हाफ ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें क्या चीज याद रखनी है कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। अच्छा, एक चीज और है जो कि कंफ्यूजन से आपको दूर कर देगी, वो चीज क्या है, मान लो एक सर्कल मैंने लिया, एक सर्कल मैंने बना लिया, ओके। अब यहां से ए बी ये सेंटर पर एंगल बना रही है, लेट से 60 डिग्री। तो इधर वाला एंगल अगर मुझे निकालना है, लेट से ये वाला निकालना है, तो क्या होगा, देखिए इसको हम इसी तरीके से समझते हैं कि भाई ये जो सेंटर पर एंगल है वो इधर इधर से बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी इधर से ही बन रहा है, डायरेक्शन सेम है इनकी। और अगर मैं यहां देखता हूं तो सेंटर पर एंगल इधर साइड से बन रहा है लेकिन सर्कल पर इधर साइड से बन रहा है, तो ये रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा, भाई 360 होता है टोटल, उसमें से 60 माइनस किया तो 300, अब ठीक है, ये इधर वाला एंगल है और इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। अब हम वही रूल लगा सकते हैं कि ये 300 है तो ये इसका हाफ होगा 150, इस तरीके से आपको करना है। हाँ, अगर इधर एंगल बना होता ना, अगर इधर एंगल बना होता कहीं भी इस तरीके से, यहां पर कोई एंगल बना होता यहां पर, तो वो इस डायरेक्शन में है तो 60 का हाफ होता वो 30 डिग्री, वो 60 का हाफ होता, वो 60 का हाफ होता। अच्छा चलो एक एक चीज और ऑब्जर्व कर लो अब जाते जाते यहां से, कि भाई 150 और 30 इनका सम कितना हो रहा है, 180, 130 और सॉरी 150 और 30 इनका सम 180 हो रहा है। इस चीज को मैं आगे थ्योरम में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है और मैंने इसको क्यों ऑब्जर्व करने को कहा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इससे जितनी भी चीजें हमें निकालनी थी वो सारी की सारी हमने निकाल ली है। नेक्स्ट थ्योरम हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट से क्या मतलब है, सेम सेगमेंट से क्या मतलब है, चलो देखो, मान लो ये कोड मैंने ए बी बना लिया, ए बी बना लिया, अब ये सॉरी ये कोड ए बी हो गई। अब ये इधर वाला ये पूरा एक ही सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है,
सेगमेंट। अब इस सेगमेंट के अंदर बनने वाले एंगल सारे के सारे इक्वल होते हैं। ए बी जितने भी एंगल बनाएगा वो सारे के सारे इक्वल होंगे। कैसे? अब देखो, लेट एक एंगल मैं ले लेता हूं, ये बनाया इसने लेट से एक्स, दूसरा एंगल इधर बनाया लेट से वाई, सर्कल पर ही बनाना है। इसी तरीके से तीसरा एंगल, चौथा एंगल, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे ना वो सारे के सारे इक्वल होंगे, सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, कैसे होंगे? इसका कोई प्रूफ भी है क्या? प्रूफ दे देता हूं मैं आपको। देखो, ये सेंटर पर मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जेड एंगल बना रहा है, मैंने एज्यूम कर लिया। देखो, पहले वही पूरा प्रोसीजर के साथ आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन में क्या आएगा? x एंड y आर एंगल इन सेम सेगमेंट, आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब आएगा टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो x और y है वो इक्वल है। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। मैंने सेंटर पर एक एंगल बनाया z, तो अब देखो, थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका डबल होता है, यानी कि z किसके इक्वल है? 2x के। ये हमने अभी अभी थ्योरम 10.8 में पढ़ा है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका डबल होगा। डबल किया तो z आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अब ये भी तो सर्कल पर बन रहा है, सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका भी डबल होगा, यानी कि z 2y के इक्वल भी होगा। अब ये दोनों है तो z, तो z है तो आपस में इक्वल हो गए, यानी कि 2x इक्वल हो गया 2y के, तो x इक्वल हो गया y के। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब देखो, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ये जब एक एंगल जब 90 हुआ तो मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि सेमी सर्कल में ही बनने वाले सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। अब चाहे वो एंगल यहां बने, ये भी सेमी सर्कल है, चाहे वो एंगल यहां बने, ये सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। चाहे वो यहां बने, चाहे वो यहां बने, सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी के सभी 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। वो इस थ्योरम की वजह से बोला था मैंने। तो ये थ्योरम आपको समझ आई होगी कि एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल अगर एक ही आर्क या एक ही कोड से बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आपने कोई दूसरी आर्क या दूसरी कोड ले ली तो आप कह देंगे कि सेगमेंट तो वही है, नहीं ऐसा नहीं। इसी से ही, इसी से ए बी। ओके। अच्छा, इधर इधर जो एंगल बन रहे हैं आपस में वो सारे के सारे इक्वल होंगे। इधर ये वाला एंगल लेट से एंगल 1 है, एक मिनट, ये जो एंगल है मैंने एज्यूम कर लिया कि ये एंगल 1 है, और एक एंगल यहां बना देता हूं, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इनके इक्वल होंगे ऐसा नहीं है, एक्स और वाई के इक्वल नहीं, एक्स वाई आपस में इक्वल 1 2, क्योंकि वो आपस में एक ही सेगमेंट में, ये आपस में एक ही सेगमेंट में, ये आपस में इक्वल। ठीक है। अब चलते हैं हम 10.10 थ्योरम पर। 10.10 थ्योरम जो कि इसी से ही आएगी। देखिए कैसे, इसने क्या बोला है? इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, सबटेंड इक्वल एंगल एट टू other points laying on the same side of the line containing the line segment। देखो क्या है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब ये कह रहा है कि एंगल बनाए जा रहे हैं दो पॉइंट से जो कि दोनों सेम साइड में, सेम साइड में, ठीक है। एंगल बना देते हैं भाई, ये एंगल बनाया इस पॉइंट पे, लेट से सी, और ये एंगल बनाया इस पॉइंट पे, लेट से दिस एंगल इज डी, ये एंगल डी है, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल, और ये एंगल कैसे हैं? ये जो एक्स और वाई बनाए ये कैसे हैं? ये कह रहा है कि ये एंगल आपस में इक्वल है, इक्वल है, सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग देन द फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो ये चारों पॉइंट्स ए बी सी और डी एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। ये चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करते हैं, दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पर हो उन्हें हम कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। कॉन्साइक्लिक मतलब सेम सर्कल पर।
तो सेम सर्कल पर ये चारों पॉइंट्स हैं, इसे हमें प्रूव करना है। तो गिवन में तो यही बात लिखी जाएगी भाई, गिवन में तो कि x और y आपस में इक्वल है। टू प्रूव में आएगा, कि ए बी डी सी आर कॉन्साइक्लिक, कौन साइक्लिक, ए बी सी एंड डी, या ए बी डी एंड सी आर कॉन्साइक्लिक, ये एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हमें करना पड़ेगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मैं 3 पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। 3 पॉइंट से पास होता हुआ, ए बी और सी से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ए बी और सी से पास होता हुआ, और मैं लेट कर लूंगा, लेट डी पॉइंट इज नॉट ऑन द सर्कल। देखो 3 पॉइंट से तो एक सर्कल बन ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, 3 पॉइंट से बन जाएगा। और डी को मैंने मान लिया डी सर्कल पर लाइक करता ही नहीं है, डी इज नॉट ऑन द सर्कल, डी सर्कल पर नहीं है। तो कोई तो पॉइंट होगा जो सर्कल पे है और इनको ज्वाइन करेगा कुछ इस तरीके से। तो मैं मान लेता हूं लेट्स से या तो ऊपर कहीं मिलेगा सर्कल को, ऊपर कहीं मिलेगा इस पॉइंट पे, या फिर कहीं नीचे मिलेगा इस पॉइंट पे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ नीचे कहीं सर्कल से मिल रहा है। ये एक्चुअल में सर्कल ई पॉइंट से पास हो रहा है, मैंने ऐसा मान लिया, ई पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, ये इस डी से नहीं, ई पॉइंट से पास हो रहा है, मैंने ऐसा मान लिया। या फिर आप मान सकते हैं ई डैश, इस पॉइंट को ई डैश नाम दे दिया कि ई डैश से पास हो रहा है एक्चुअल में। तो हम लिख देते हैं लेट सर्कल इज पासिंग, सर्कल इज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ई और ई डैश। भाई डी से नहीं हो रहा तो कहीं से तो हो ही रहा होगा, मैंने ई से या ई डैश से मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ये एंगल कुछ बनाएगा, एंगल जेड, या इधर कुछ एंगल बनेगा, इधर कुछ एंगल बनेगा। अगर देखो यहां से पास हो रहा हो चाहे कहीं से पास हो रहा हो, एंगल तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। और सीधी सी बात है, अगर वो ई से पास हो रहा है, ई से पास हो रहा है, देन एक्स और जेड आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर वो ई से पास हो रहा है देन एक्स विल बी इक्वल टू जेड, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल सेम सेगमेंट के हैं। या आप इधर वाला भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेट से इधर इधर आपने कुछ मान लिया जैसे W, तो x W के इक्वल होगा। लेकिन मैं अभी Z वाला ही एग्जांपल लेकर चलता हूं, एक्स जेड के इक्वल है भाई, सेम सेगमेंट के एंगल है, एंगल तो इक्वल होंगे। ओके, एक्स जेड के इक्वल है, लेकिन गिवन में एक्स वाई के इक्वल भी तो दिया हुआ है, गिवन में एक्स वाई के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि यहां से हमें पता चला एक्स वाई के इक्वल, एक्स जेड के इक्वल, तो वाई और जेड आपस में इक्वल हो गए, वाई और जेड आपस में इक्वल हो गए। अब देखो वाई यहां बन रहा है, जेड यहां बन रहा है, ये इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई? ये एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं ओनली। तो तुम लिखोगे दिस केस इज पॉसिबल ओनली, this is possible only when E एंड D कोइंसाइड्स। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर दोनों हो, कोइंसाइड, एक के ऊपर एक, E और D एक के ऊपर एक हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट मींस सर्कल इज पासिंग थ्रू डी। देखो ई से मान के चला था, अब ये कह रहा है कि ई तो डी के ऊपर ही है, तो मतलब सर्कल डी से पास कर रहा है, तो आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सर्कल इज पासिंग थ्रू डी। तो आपको देखो मेनली आपको क्या चीज समझनी है कि आपको ये थ्योरम का मतलब समझना है, मतलब इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे। कुछ थ्योरम्स ऐसी है जिनका प्रूफ नहीं पूछा जाता, तो उनका मतलब आपको लेकिन समझ में आना चाहिए। इसने क्या बोला कि एक लाइन से अगर कोई दो पॉइंट है और वो आपस में इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो वो चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर होंगे, चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर होंगे। तो इसका बस ये मैंने बता दिया आपको, वैसे इसका प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, क्या होते हैं? चलिए जानते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे
देखो साइक्लिक तो मतलब पता चल गया सर्कल, हमने कौन साइक्लिक पढ़ा था, कौन मतलब सेम और साइक्लिक मतलब सर्कल। तो सेम सर्कल पर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम कौन साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब समझ गए होगे आप कि भाई एक सर्कल के अंदर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल, या ये कहें कि जिसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर बनते हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। भाई स्क्वायर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि एक ऐसा सर्कल बन सकता है जिसमें स्क्वायर के चारों पार्ट, चारों के चारों पार्ट इस तरीके चारों कॉर्नर सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन गया लेकिन समझ जाना। ओके, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है। अच्छा, हर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना आप। हर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। हाँ, हर एक ट्रेंगल साइक्लिक ट्रेंगल होती है, क्योंकि 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल हम बना सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट से पास हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि पैरेललोग्राम का केस अगर आप ले लें, पैरेललोग्राम का, तो भाई ऐसा सर्कल बन सकता है कि 3 पॉइंट से पास हो, लेकिन चौथा पॉइंट भी सर्कल पर ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम के अंदर एक पॉइंट या तो बाहर रहेगा या अंदर की तरफ रहेगा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इस थ्योरम से क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, थ्योरम नहीं कंसेप्ट से। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, कैसे हम किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक घोषित कर सकते हैं कि ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, हम थ्योरम समझते हैं दो, उसके बाद आप अपने आप ही समझ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम थ्योरम 10.11। क्या है भाई थ्योरम में, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है ये, ध्यान से समझते हैं और फिर हम देखने वाले हैं इसका प्रूफ। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ये मैंने मान लिया ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो गिवन में यही लिखेंगे, गिवन में हम यही लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ओके, अब ये साइक्लिक है, हमें प्रूव क्या करना है भाई, देखो क्लियरली थ्योरम में लिखा हुआ है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी 180 कर दो, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 कर दो। अच्छा, मैंने या क्यों लगाया और क्यों लगाया, भाई देखो टोटल सम होता है 360 क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का। अब किन्हीं दो को आपने 180 कर दिया तो बाकी दो कितने बचे, भाई टोटल 360 है, दो 180, तो बाकी दो का सम अपने आप ही 180 बच जाएगा। यानी कि इनमें से कोई एक चीज भी आपने प्रूव कर दी तो हो गया प्रूव, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कि कैसे होते हैं अपोजिट एंगल्स को ऐड करके कैसे 180 आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेंटर पॉइंट लेंगे और किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जो अपोजिट वाले हैं उन्हें ज्वाइन कर देंगे। लेट ए और सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ए और सी को ज्वाइन कर दिया, एंड लेट दिस एंगल इज एक्स, मैंने लेट कर लिया, लेट लेट एंगल ए ओ सी एक्स के इक्वल है। ये पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ, यहां लिख देता हूं, एंगल ए ओ सी एक्स के इक्वल मैंने मान लिया। अच्छा अब देखो, अगर एंगल ए ओ सी एक्स है, देन रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी कितना होगा,
रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, इसके बाहर वाला। देखो टोटल 360 होता है, टोटल 360 है, एक्स ये है तो 360 में से माइनस कर दो, ये बन गया 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स। ओके, हमने थ्योरम पढ़ी है कि भाई सेंटर पर कोई भी आर्क, जैसे एसी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है एक्स, तो इधर सेम डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एक्स इधर से बन रहा है तो ये एंगल भी इधर से, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसका आधा, इसका हाफ। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, या सिर्फ एंगल बी भी बोल दूं तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बी पर एक ही एंगल बन रहा है। एंगल बी मैं बोलता हूं तो एंगल बी कितना बनेगा भाई, एक्स सेंटर पर डबल होता है, तो यहां पर इसका आधा हो गया, एंगल बी हो गया x/2, एंगल बी x/2 हो गया। अच्छा अब मुझे एंगल डी चाहिए, एंगल डी, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो ऐड करके 180 आना चाहिए। मैंने एंगल डी निकाला, एंगल डी कैसे निकलेगा भाई, ये किसका हाफ होगा, सेंटर पर बनने वाले। लेकिन अब कौन सा एंगल लेना है, क्या एक्स का हाफ लूं मैं, नहीं, ये एंगल इधर से बन रहा है तो इधर वाला एंगल यहां पर ये है, ये डायरेक्शन सेम रखो, तो ये क्या है 360 माइनस एक्स, तो ये हाफ होगा किसका, 360 माइनस एक्स का। हाफ करेंगे तो ये क्या हुआ 180, और 1/2 को x से करेंगे तो क्या हुआ x/2, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी को ऐड करके देखो जरा क्या आ रहा है, एंगल बी है x/2 और एंगल डी है 180 माइनस x/2, भाई x/2 से x/2 कट गया, और इन दोनों का सम आ चुका है, दैट इज 180 डिग्रीज। एंगल बी प्लस एंगल डी आ चुका है 180 डिग्री। तो इस तरीके से जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम उसे प्रूव कर सकते हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा। यही नेक्स्ट थ्योरम है, यही नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 10.12। क्या है, दैट इफ द सम ऑफ a pair of opposite angles of quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic। तो quadrilateral cyclic है। अगर देखो इसीलिए इसी थ्योरम की वजह से मैंने आपको अभी उसमें बताया था कि स्क्वायर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, पैरेललोग्राम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। तो हमने कौन से पढ़े, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक ट्रेपीजियम होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, हर एक ट्रेपीजियम साइक्लिक नहीं होता, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम साइक्लिक होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरम 10.12 को समझते हैं। इसका भी अगेन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप करना चाहें तो बिल्कुल यही मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है, लेट कर लेंगे कि सम 180 नहीं है और फिर हम प्रूव कर देंगे कि ये तो 180 हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हम बस समझते हैं इसको, मेन कंसेप्ट क्या है समझना, कि भाई किन्हीं भी अपोजिट एंगल्स को ऐड करते हो अगर तुम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सॉरी, और उसका सम आ जाता है 180 डिग्री, तुमने किन्हीं भी अपोजिट एंगल्स का सम किया, एक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल्स का सम किया, लेट से दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज वाई, और इनका सम आ गया 180 डिग्री, तो एक ऐसा सर्कल बन सकता है जो इन चारों पॉइंट से पास होगा, चारों पॉइंट से पास होगा। तो उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसीलिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्रीज होते हैं, 90 90 90 90, तो अपोजिट एंगल को ऐड करके देखो 180 बन रहा है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल बन सकता है। रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी यूज होती है, 90 90 90 90, तो अपोजिट एंगल का सम 180। अच्छा एक ट्रेपीजियम होता है, साइक्लिक ट्रेपीजियम, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं।
साइकिल, हालांकि वो क्वेश्चन में भी हमें प्रूव भी करना है कि साइक्लिक ट्रेपीजियम की सॉरी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम साइक्लिक होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। लेट्स से ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड्स, अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया ये, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और ऐसा ट्रेपीजियम साइक्लिक होता है, यानी कि इनके अपोजिट एंगल को ऐड करोगे तो 180 आएगा। क्यों? उसका सिंपल सा कारण है भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। अब हमें पता है इन दोनों का तो सम 180 है ही, तो x प्लस वाई 180 है, ये भी y है, तो इनका सम भी 180 हो जाता है इसमें। तो एक ऐसा सर्कल बन सकता है जो कि इन चारों पॉइंट से पास करते हुए जाता है, यानी कि ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये हमने थ्योरम्स डिस्कस की, सारी की सारी थ्योरम 10.8 से लेकर थ्योरम 10.12 तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.5। तो तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।